तो कैसे हैं भाई सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि उसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन चैप्टर है? यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और वैसे क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तरी अमेरिका, क्या रहेगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की? यहाँ पर क्वेश्चन में कहने का मतलब है फ्रांस में किस शासन की वंश की पुनर्स्थापना हुई? कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोर्बो वंश, जो कि बहुत क्रूर वंश था। सिर्फ अपने से इसका मतलब रहता था इस वंश का, जो कि लुईस 16 इस वंश का, जो कि बहुत क्रूर शासक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए इस ऑप्शन में दिया है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हिटेरिया और डी में है डायट। तो इसका आंसर जो है कार्बोनरी होगा। क्या होगा? कार्बोनरी, जो कि एक गुप्त संस्था था। क्या था? गुप्त संस्था था। इसका स्थापना 1810 में लगभग में हुआ था ऐसे ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसमें ऑप्शन में दिया है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा। इटली एवं जर्मनी दोनों देश के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और ना ही जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। कौन था? घोर प्रतिक्रियावादी था, मेटरनिक था। कौन था यहाँ का चांसलर? मेटरनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो था प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? जो कि सर्डिनिया पीडमोंट का लगभग वैसे ही ये शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था, जो कि साधारण परिवार से था। गेरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गेरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। जर्मन राइन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण जो था नेपोलियन बोनापार्ट में। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, जिसमें नेपोलियन 2 है, नेपोलियन 2 है, इस सब में कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरी एक व्यापारिक संस्था थी। क्या थी? व्यापारिक संस्था थी। व्यापारिक कौन संस्था थी? व्यापारिक संस्था थी। इस संस्था का स्थापना क्या थी? ये पहले देख लीजिए। जालबेरिन कोई संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। किसका था? व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन संस्था का संस्थापक जो था पर्सा था। इसका गठन कौन किया था? पर्सा। कब किया था? तो 1834 में किया था। कब किया था? 1834 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का आलम्बन किसने किया? यानी रक्त एवं लोह की नीति का पालन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का पालन कौन किया? बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क जो था ये पर्सा का चांसलर था। कौन था? पर्सा का चांसलर था। कौन था? पर्सा का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो था 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ये किस किस देश के बीच, किसके बीच हुआ था? तो जर्मनी एवं पर्सा ऐसे था, पर्सा एवं फ्रांस के बीच हुआ था, इसका संधि हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपल्स की संधि कब हुई थी? नेपल्स की संधि जो था, नेपल्स की संधि 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 12वां नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को जो था 1832 में कुस्तुननिया की संधि ऐसे जो था, एक संधि था, उसके द्वारा इसको क्या किया था? एक स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया था? यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और ये यूनान जो था, यूनान किसका गुलाम था? यूनान जो था ये तुर्की का गुलाम था। किसका था? तुर्की का गुलाम था। यूनान तुर्की का गुलाम था। और तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब देखते हैं कार्बोनरी संगठन। ये कार्बोनरी संगठन जो है 21 वर्ष था, मतलब कार्बोनरी संगठन किस वर्ष बना था? तो कार्बोनरी संगठन 1810 में बना था। किस वर्ष? 1810, जो कि मेजनी इसी का एक सदस्य था। क्या था? कौन था? मेजनी इसी का सदस्य था, मेजनी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यही एक गुप्त संस्था था। क्या था? एक गुप्त संगठन था ये। क्या? कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, जो कि मेजनी इसी का संगठन था। अब देखते हैं एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि, कौन संधि? एड्रियानोपुल की संधि देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में हुई थी। कब हुई थी? 1829 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और रूस के बीच हुई थी। कौन हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेडोन युद्ध, सेडोन का जो युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच वाला, जिसमें कि पर्सा और ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्सा और फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा, जिसमें कि फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। किसको? फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। इसको फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में सेडोन के युद्ध में, सेडोन का युद्ध में। ठीक, और पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जो विद्रोह फैल गया था उसको किसने कुचल दिया था? तो इसका जो उसको जो था रूस कुचल दिया था। कौन कुचल दिया? रूस कुचल दिया था इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो सेडोन एक जगह था। सेडोन का युद्ध अभी हम पीछे देखें ना, सेडोन वही एक युद्ध है, जैसे यहाँ देख लो सेडोन के युद्ध, यानी सेडोन जो था किसके बीच युद्ध हुआ था? सेडोन फ्रांस और पर्सा को हुआ था बीच, और वही 1870 में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था सेडोन का युद्ध, 1870 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? कौन रहा था? तो यूनान। इस पर ये किसके गुलाम था? तो तुर्की का गुलाम था यही यूनान। कौन था? तुर्की का गुलाम था। कौन किसका गुलाम था? यहाँ जो था यूनान से देश विदेश के लोग पढ़ कर आते थे और अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने गाँव में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था?
युवा इटली संस्था का विकास जो था मेजनी ने किया था। युवा इटली का विकास किसने किया? युवा इटली कौन किया था? मेजनी ने किया था। और इसका गठन जो था यंग इटली यानी युवा इटली का 1831 में किया। कौन किया था? मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क निम्न से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? नहीं पूछ रहा है कि से बिस्मार्क एक कवि था कि नाटककार था कि संगीत की एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। ये एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था जो कि अपने दिमाग से काम लेकर कई देशों को पराजित किया और इस तरह से इटली का एकीकरण यही भी किया था। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्डिनिया पिडमाउंट कौन देश? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। कौन था? लॉर्ड बायरन, जो कि यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके लिए वो लड़ा, यूनान के लिए लड़ा, जिसमें कि उसका बलिदान हो गया, बलि हो गया, कि शहीद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना कौन किया था? पर्सा किया था। कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। और ये क्या चीज़ का था? एक व्यापारी संस्था था। क्या था? एक व्यापारी संस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो था मेग्यार था। कौन भाषा था? मेग्यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी? तब जिस जाकर यूनान को स्वतंत्रता मिली। बोले थे ना, यूनान पर कौन कब्जा किया था? तुर्की किया था। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान जो है फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, फ्रांस का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1861 में हुआ। 1688 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस वंश का शासन था? तो ये हो जाएगा बुर्बो वंश, जो कि बुर्बो वंश का एक शासक था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां, जो कि एक घोर से वो केवल अपने आप से मतलब रखता था और किसी से मतलब जनता को जो हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक स्वेच्छाधारी शासक था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन जब 1804 में सम्राट बना फ्रांस का, तो इसने अपना एक कानून बनाया। क्या बनाया? कानून, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। और इस संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। इसके तहत बहुत सारा नेपोलियन जो था फ्रांस में सुधार भी किया था। बहुत सारा सुधार, अच्छे काम किया था। ये महान सेनापति भी था नेपोलियन। ठीक। जर्मनी के एकीकरण के लिए 34वां को जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध? 3 युद्ध लड़ा था। एक युद्ध था सेडोवा, ठीक। और दूसरा था सेडोन,
और तीसरा था डेनमार्क का युद्ध। 3 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध कौन था? डेनमार्क पहला हो जाएगा, और दूसरा युद्ध हो जाएगा सेडोवा, और तीसरा युद्ध हो जाएगा सेडोन का युद्ध हो जाएगा। ठीक, जो कि 1866 में डेनमार्क का युद्ध, 1864 इसे याद नहीं रहा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। कौन हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने बनाई थी? तो ये रूस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तो रूस ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक मेजनी चचा थे, जो कि यंग इटली का स्थापना 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। लेकिन यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किया था। कब किया? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने कहा था, जो कि 1830 के क्रांति, जो कि आप पढ़ चुके थे, 1830 के क्रांति के समय यही चार्ल्स दशम था। कौन था? चार्ल्स दशम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक एक विलियम प्रथम था। कौन था? जो कि बाद में बिस्मार्क को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको बता चुके हैं पीछे, जो तुर्की को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन जो था जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। क्या चीज का? राइन संघ का स्थापना की थी। क्या चीज? राइन संघ की स्थापना की थी। जर्मनी जो था 300 टुकड़ों में विभाजित था। उसको नेपोलियन तो मार काट छांट कर 39 भाग में कर दिया, जिसे जर्मन राइन संघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा यूनान स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एड्रियानोपुल की संधि। क्या हो जाएगा? यूनान जो था उस पर किसका शासन था, किसका कब्जा था? तो उसका तुर्की का कब्जा था। तुर्की को कब स्वतंत्रता मिला? किस संधि के द्वारा? तो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा इसको स्वतंत्रता मिली। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप का जो स्थापना था मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी। इसे इटली का एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। लेकिन गेरिबाल्दी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार। तलवार। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नव गुएल्फ आंदोलन कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, जो कि अपने आप से मतलब रखता था। जनता क्या होगा नहीं होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं रखता था। एवं भोग विलास वाला जिंदगी जीता था, लग्जरी जिसे कहते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये कार्बोनरीज है, कार्बोनरी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। जो कि मेजनी इसी संगठन का सदस्य था। मेजनी किस संगठन का? तो कार्बोनरी का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1830 के क्रांति के बाद
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में जो था निरंकुशवादी निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है गेरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेरिबाल्डी। कौन था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन कौन किया? गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी को ही इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की घटना का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? जो कि पिछले में बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, जो कि पर्सा का चांसलर था। ठीक, कौन था? जो कि जर्मनी को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद? तो ये हो जाएगा सेडन। किस युद्ध के बाद? सेडन। जो कि बिस्मार्क जो 3 युद्ध लड़ा था। एक डेनमार्क का हो जाएगा, कौन युद्ध? डेनमार्क का। और दूसरा हो जाएगा सेडाओ का, तीसरा हो जाएगा सेडन का युद्ध हो जाएगा। समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण तो है यही फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, जो कि 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था इस संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक, मस्त क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन 3 था। ठीक, मतलब नेपोलियन 3वां। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है। ठीक, चैनल का नाम है पीके आर्ट्स क्लासेज। क्या नाम है? पीके आर्ट्स क्लासेज। अभी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट कर चुके हैं। और उन्हें जो वीडियो लाएंगे वो होगा समाजवाद। इस तरह से हम लोग सारा चैप्टर के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और आप लोग को इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे जिससे कि वो भी जान सके। ठीक, और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है पीके आर्ट्स क्लासेज 1116। अगर आप ये सर्च करेंगे तो ऊपर में ही मेरा वीडियो चला आएगा। ठीक, और इस चैनल का लिंक ये है, PDF पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहीं वीडियो पर ही चलेगा, चैनल पर ही चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।